नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो आज मंथन होगा तेल की कीमतों के खेल पर। अगर आप नए साल की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल आपके लिए ऐसी कोई खुशखबरी है नहीं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कह दिया है कि तेल के दाम फिलहाल नहीं घटाए जा रहे हैं। निकट भविष्य में भी ऐसा कोई विचार और प्रस्ताव नहीं है। पुरी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब क्रूड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कच्चा तेल जिसे कहते हैं हम हिंदी में, उसके दाम लगातार कम हो रहे हैं। और बीते कुछ हफ्तों से रिपोर्टें भी आ रही थी कि तेल कंपनियां जो क्रूड के दाम कम हो रहे हैं उसके चलते पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी कम कर सकती हैं। पुरी ने दाम कम न करने के पीछे वैश्विक अस्थिरता का हवाला दिया है और कहा है कि अभी ईंधन उपलब्ध कराना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। यानी सस्ते क्रूड के बावजूद हमें तेल की ज्यादा कीमतें अभी चुकाते रहनी होंगी। यहां आपको बता देना जरूरी है कि बीते 19 महीनों में, यानी करीब 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त में, क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31% गिरे हैं। पर देश में तेल कंपनियां अब भी उसी 1.5 साल पुरानी कीमतों के आधार पर आपसे और हमसे दाम वसूले जा रही। राजस्थान जैसे प्रदेश में तो जनता को ज्यादा वैट के कारण तेल और महंगा मिलता है और महंगे तेल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी जाहिर तौर पर ज्यादा चुकानी पड़ती हैं। नए साल पर उम्मीद की जा रही थी कि न सिर्फ केंद्र तेल कंपनियों से कीमतों में कमी होगी बल्कि राजस्थान में भी वैट में कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तेल की कीमतों के खेल और कुछ हद तक कहें तो सियासी खेल पर हम मंथन करेंगे। इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं आप तेल की कीमतों का जो खेल है। सबसे महंगा जो तेल वैट के कारण राजस्थान में मिलता है और ज्यादा वैट की बात थी उस विधानसभा चुनाव में भी गूंजी। बीजेपी ने वैट घटाने का चुनावी वादा भी किया था और कहा कि अगर सरकार में आए तो तेल के दाम कम करेंगे। ओपेक का दावा है, जो कहा जाता है कि ओपेक जो संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो तेल की कीमतें को लेकर जो डिसाइड करती हैं और जो कंजम्पशन पर रिपोर्ट देते हैं, उनका कहना है कि इस बार भारत में तेल का कंजम्पशन 2024 में बढ़ेगा। ये पेट्रोल डीजल के आप दाम हैं जो आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार स्थिर बने हुए हैं। और वहीं हम क्रूड के दाम भी आपको दिखाएंगे तो क्रूड के दाम में लगातार गिरावट आ रही है। मई 2022 ऐसा महीना था जब केंद्र की ओर से एक्साइज कम की गई थी और प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार ये कीमतें स्थिर हैं। लगभग वही प्राइसेस पर तेल और पेट्रोल डीजल हमें चुकाना पड़ रहा है उस कीमत पर। और क्रूड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल लगातार गिरते हुए 31%, 31% की उसमें गिरावट आ चुकी है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान हमारे साथ आज मौजूद होंगे। सुरेश गर्ग बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से हैं, निश्चल सिंघानिया प्रेसिडेंट होंगे दिल्ली पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, अभिषेक राम इकोनॉमिस्ट हैं। आप चारों का ही बहुत स्वागत एनडीटीवी पर। पहला सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से ही रहेगा। गर्ग साहब, खासतौर पर वैट को लेकर राजस्थान चुनाव में जब आपकी रैलियां हो रही थी तो तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि यहां तेल इसलिए महंगा है कि वैट बहुत ज्यादा वसूल रही है गहलोत सरकार। अब तो गहलोत सरकार है नहीं, आपकी सरकार है। 1 महीना हो गया आपकी सरकार अब कामकाज संभाल चुकी है, आपकी सरकार बने। क्या अपेक्षा की जाए, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कीमतें क्रूड की कम हुई हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में एक कमिटमेंट था कि हम राजस्थान के अंदर गैस के दाम भी कम करेंगे और पेट्रोल के दाम भी कम करेंगे। तो हमने एक गारंटी तो आपको पता होगा कि 1 जनवरी से पूरी कर दी। हमने 450 रुपए में उज्ज्वला योजना के अंदर जो कनेक्शन है उनको 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल के दाम के करने की बात थी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राजस्थान में आए थे उन्होंने कहा था कि हम निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। तो जी। निश्चित रूप से वो कमिटमेंट है, पेट्रोल और डीजल राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से कम होगा। अब आने वाले टाइम में कभी भी पेट्रोल और डीजल के भाव राजस्थान के अंदर कम हो जाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है। हमने संकल्प पत्र में बोला है, तो जनता को राहत निश्चित रूप से देंगे पेट्रोल और डीजल के अंदर। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय की बात है या देश की बात है, जो हरदीप पुरी जी का जो स्टेटमेंट है वो एक पूरे देश के परिवेश के अंदर है कि पूरे देश के अंदर क्या माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस तरह की है। हरदीप पुरी जी का कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल और हमास का युद्ध है,
इस तरह का जो माहौल पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर बना हुआ है, उस वर्ल्ड के माहौल की वजह से सबसे पहला अगर उद्देश्य है केंद्र सरकार का वो कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता कराना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारे को एक अपना स्टोरेज करना और ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल की उपलब्धता। फिर दूसरा ओपेक देश है, वो खुद बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन 2023 के मुकाबले में 2024 में ज्यादा होने वाला है। तो पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट पूरी करना, इसके बाद में उसकी रेटें कम करना, दोनों चीजों को देख के हम करेंगे। लेकिन राजस्थान के लिए हम वादा करते हैं कि निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद में पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में कम हो जाएंगे। ठीक है। प्रतिष्ठा का रुख कर लेते हैं कांग्रेस से। प्रतिष्ठा, आपकी सरकार रही, वैट आप बहुत ज्यादा वसूल रहे थे, ये आरोप लगा, और खुद जनता भी परेशान थी इस बात से। तो सबसे महंगा तेल हालांकि राजस्थान में ही बिक रहा था और बिक भी रहा है अभी भी। अब जब लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हैं, कच्चे तेल के प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर कम थे, आपकी भी आपकी सरकार जब थी राजस्थान और दूसरे स्टेट छत्तीसगढ़ जैसे में भी आपकी आलोचना होती थी कि आप प्राइसेस कम नहीं कर रहे हैं, आप उससे वसूली ज़्यादा कर रहे हैं, आप वैट बढ़ाए जा रहे हैं। उल्टा आप केंद्र पर कहते थे कि केंद्र एक्साइज कम कर दे, केंद्र कहता था कि आप वैट कम कर दें। आपका क्या रुख है इस पर? देखिए, अभी तो सबसे मेन की अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। और इन लोगों ने बहुत बार किया था कि हरियाणा में हमारा सीमावर्ती प्रदेश है, गुजरात हमारा सीमावर्ती प्रदेश है, पंजाब हमसे लगता हुआ प्रदेश है, वहां पर तेल के दाम बहुत कम है। तो आज पूरा राजस्थान ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि राजस्थान की हर जनता का एक एक बंदा ये उम्मीद कर रहा है कि जल्दी से हमारे जो दाम है वो हरियाणा गुजरात के बराबर आए, ताकि हमें राहत मिल सके। दूसरी बात की, जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो क्रूड ऑयल की कीमत $120 पर बैरल थी, और आज क्रूड की कीमत आप देखिए कितना डाउन हो गई है। 1.5 साल के अंदर भी 31% क्रूड ऑयल की कीमत घटी है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो जो 31% घटी है, उसका फायदा जनता को ना देकर केवल पूंजीपतियों को देना, कंपनियों को देना, ये कहाँ का न्याय है? कंपनियां तो उससे मुनाफा कमा रही है। तो ये निश्चित रूप से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो पूंजीपतियों की गवर्नमेंट ज्यादा नजर आ रही है आम आदमी के बजाय। आप अस्थिर हैं, माहौल का कुछ पता नहीं है, लेकिन जनता का बोझ कम करने में आपको कहाँ दिक्कत है? जब बढ़ेगी रेटें तो आप रेट बढ़ा दीजिए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़े तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगी, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 31% डाउन हो रहा है तो आप कंपनियों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। क्या ये कंपनियां ही जब फ्री में तेल खरीद के दे देंगी आम जनता को या सरकार को कि भाई 31% हमने कमाया इतने लंबे साल तक? 1.5 साल हो गया। आप 1.5 साल के अंदर ये रिलीफ अगर आम आदमी को देते तो ज्यादा बेटर लगता। लेकिन एक्चुअली क्या ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, इनकी कथनी और करने में हमेशा से फर्क रहा है। 2014 के भी अगर हम वादे देखें तो एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। महंगाई की बहुत लेकिन बड़ी लेकिन बातें लेकिन की थी, प्रतिष्ठा, आपको बता दूं, जो महंगाई जो 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 डिरेगुलेशन हुआ था पेट्रोल डीजल का, जब आपके ज़माने में था, आपकी यूपीए सरकार थी, उस ज़माने में ही ये हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का निर्धारण। ठीक है, अब हम लोग हमारे साथ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन दिल्ली से निश्चल सिंघानिया जी भी मौजूद है, प्रेसिडेंट हैं, उनका रुख करेंगे। निश्चल जी, 6 महीने में 47,000 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाया तीनों तेल कंपनियों ने। अब जनता तो यही पूछती है कि भाई जो कच्चा तेल है लगातार गिरते जा रहा है, लेकिन हमसे उतनी कीमत वसूली जाती है। देखिए, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो 2022 पूरे साल की अगर एवरेज लें तो $100 के आसपास क्रूड का रेट था जी। 2023 आते आते जो एवरेज क्रूड का रेट था वो $83 था। इस बीच यूक्रेन और रूस का युद्ध भी हुआ, हमास और गाजा का भी कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, लेकिन वो सारी चीजों को एवरेज आउट करने के बाद आज रेट एक $80-83 पे एवरेज पे आया हुआ है। और ये एक बड़ा उपयुक्त समय है जब तेल कंपनियां अपने मुनाफे को देखते हुए रेट कम कर सकती हैं। हालांकि अब कुछ जो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि क्योंकि रेड सी में भी कुछ हमले चालू हुए हैं शिप्स पे, उस वैश्विक स्थिति को देखते हुए अभी घटाना सही नहीं होगा रेट्स को, क्योंकि आगे स्थिति ऐसी बन सकती है कि जो अभी $80 पे क्रूड स्टेबल हुआ है वो आगे भी बढ़ जाए। तो इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी, जहां तक मेरा मानना है, ऑयल कंपनीज और सरकार द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले।
नहीं, लेकिन कब तक वेट एंड वॉच निश्चल जी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं, अगर हम ये 75 से 80 का भी आप अगर मानकर चल रहे हैं, जो लेवल है ये काफ़ी स्टेबल है अब, है ना। और जो रेड सी की भी आप बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, उसके बाद भी अब हालात मोटे तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसराइल हमास को भी छोड़ दें तो मोटे तौर पर हमारे सब कॉन्टिनेंट में ठीक है। तो उसको लेकर अब बार बार, क्योंकि काफ़ी जानकार ये भी कहते हैं कि इस कंफर्टेबल पोजीशन में होने के बावजूद कंपनियां आसानी से पास ऑन कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम अब 3, 4, 5 रुपए तक की तो राहत दी जा सकती है जनता देखिए, को। मैंने वही कहा कि कंपनियां, इससे बढ़िया उपयुक्त समय नहीं हो सकता कि कोई फैसला लें, लेकिन दो बातों पे कंपनियां मेरे ख्याल से रुकी हुई हैं। एक तो ये रेड सी की स्थिति को देखते हुए कि ये किस डायरेक्शन में जाता है, रेड सी का संकट, और दूसरा ओपेक भी जनवरी में अपना प्रोडक्शन कट का अनाउंसमेंट करता है। इस बार अभी जनवरी में ओपेक को भी अपना फैसला लेना है। तो जी। मेरा ये मानना है जैसे ही ओपेक अपना फैसला लेगा प्रोडक्शन कट का और रेड सी की जो स्थिति होगी, तो एक महीने या सवा महीने में मेरे को ऐसी उम्मीद है कि ऑयल कंपनियां कुछ फैसला लेंगी और इस रेट को कम करेंगी। ठीक है। अभिषेक राम भी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों पर निगाह रखते हैं। अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल सीधा यही है कि आपने सियासी पक्ष भी जाना और आपने इसका जो बाजार का पहलू वो भी खुद हमारे साथ दिल्ली डीलर एसोसिएशन से मौजूद हैं प्रतिनिधित्व करने वाले। आप ये बताइए कि जो बात हो रही है हरदीपुरी का जो स्टेटमेंट कि फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं और कहीं ना कहीं निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में तो ऐसा कोई प्राइस कट का इरादा है नहीं। एक और लगातार गिरता हुआ क्रूड, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि कंपनियों के लिए सूटेबल टाइम में कीमतें कम की जा सकती हैं। आपको क्या लगता है आपके असेसमेंट में कि कौन सा समय ऐसा समय होता है जब ये इस तरह की चीजें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही हों तो आम उपभोक्ता तक ये पास ऑन किया जा सकता है, इस तरह का कम कीमत की जा सकती है तेल की? देखिए, मेरे हिसाब से तो पिछले 1 साल से उपयुक्त समय था। रेट कम कर देना चाहिए था, जनता को मुनाफा देना चाहिए था। पर अगर नहीं भी दिया तो जैसे मेरी जो को पैनलिस्ट है कांग्रेस से, वो कह रही थी पूंजीपतियों की सरकार है, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। तो मैं यहाँ पर एक करेक्शन कर दूं कि जो बेसिक कमाई यहाँ पर होती है वो पीएसयू की होती है। जो 3 बड़ी पीएसयू है हमारी, वो कमाती हैं। अगर ये रेट कम नहीं हो रहा तो उसमें जो एक उम्मीद है कि 5 से 8 रुपए पर लीटर डीजल में और 10 से 12 रुपए पर लीटर पेट्रोल में एडिशनल मुनाफा कमाया जा रहा है पीएसयू द्वारा। देखिए, पीएसयू भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो इतना मुनाफा ना कमाए, उससे अच्छा है कि रेट कम कर दिया जाए। और अभी हाल ही में जो रेड सी में अटैक हुआ या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है छोटे मोटे, पूरे विश्व में एक दिन शांति हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं और आगे भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या आप रेट कम नहीं करेंगे? जब मार्च में $112 पर बैरल था और अब जो है वो 81 के आसपास है। इनफैक्ट तो यूएसए क्रूड तो $73-74 पर बैरल है। तो यहां पर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि यहां पर रिलीफ दी जाए। यहां से इसको कैरी ऑन करना अननेसेसरीली पीएसयूज के लिए पॉकेटिंग की बात है। और वो भी पैसा क्या करेंगे, वो डिविडेंड के तौर पर देते हैं जिसमें मैक्सिमम पोर्शन गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। तो गवर्नमेंट के पास कम पैसा पहुंच सकता है अगर यहां पर रिलीफ दी जाए। आप ये सोचें कि बिल्कुल एक दिन पूरे विश्व में शांति होगी तब हम पेट्रोल के रेट कम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, पहली बार कोविड आया था, तो पेट्रोल क्रूड के रेट कम हुए थे। तब स्पेशली एक ड्यूटी लगा दी गई थी जो बाद में 2 बार करके थोड़ी थोड़ी कम करी गई, लेकिन पूरी कम नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। ये बात सही है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट के रेट्स हैं, इसीलिए प्राइस हर स्टेट में वेरी करता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक रोल प्ले करती है। आप ये नहीं सोच सकते कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। पर ये सही समय है जहां पूरे इंडिया में गवर्नमेंट्स को कॉन्सेशन बनाना चाहिए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी काउंसिल के थ्रू जीएसटी में लाया जाए, जिससे कि इसके रेट भी कम हो
प्लस वैट, हर स्टेट में वैट अलग ना लगे और रेट कम हो जाए। हालांकि एक और दिक्कत भी है कि जो स्टेट वाइज है वो कुछ स्टेट में वैट के रेट बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट राजस्थान इज वन ऑफ दोस स्टेट्स, और राजस्थान के बारे में इस इलेक्शंस में कहा भी गया, एंड आई होप द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल ऑनर देयर प्रॉमिस। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें पूरे कंट्री की, तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की जरूरत है, कस्टम ड्यूटी कम करने की जरूरत है। और ये डिसीजन कि आप सोचिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि रेट 31% गिर गए, लेकिन हमने पीएसयू या ऑयल कंपनी से बात ही नहीं करी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑयल मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहें कि साहब मेरी ऑयल कंपनी से बात नहीं हो रही? तो आपका बेसिक काम ही ऑयल कंपनी से बात करने का है। आज मैं कह दूं कि मैं अपने स्टाफ से बात नहीं करता, तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं हूं किस लिए ऑफिस में? अपने स्टाफ से बात करने के लिए। बिल्कुल। तभी तो काम करवाऊंगा। तो अगर आप पेट्रोलियम मिनिस्टर होकर ये कह रहे हैं कि साहब मैंने 3 हफ्ते से ऑयल कंपनी से बात नहीं करी, तो बेसिक काम तो आपका यही है ना एज ए पेट्रोलियम मिनिस्टर। निश्चित रूप से देखिए क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत उपयुक्त समय है, और ये छोटे मोटे इश्यूज जिंदगी भर चलेंगे, जीवन भर चलेंगे और चलते ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आज पेट्रोल के रेट कम हो गए और विश्व में कोई दिक्कत आती है तो क्या आप रेट बढ़ा नहीं सकते? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि नहीं बढ़ा सकते। पेट्रोल के रेट तो रोज कम हो सकते हैं, रोज बढ़ सकते हैं। और अचानक में कोई बड़ी स्थिति आएगी, हमारे पास नहीं होगा, तो हम रेट बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि आज रेट अगर कम कर दिए तो लोग घर में कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, घर में प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे पेट्रोल और डीजल को। ऐसा तो नहीं कि कोई ड्रम भर के ले आएगा, लेगा तो उतना ही ना पेट्रोल और डीजल। अगर 10-20 रुपए कम भी हो गए, देखिए खुद 15 दिन से हर न्यूज़पेपर में ये बात कही जा रही है कि 14-15 रुपए का रेट कम होना चाहिए। जब ये बात इनको समझ में आ रही है, मीडिया बोल रही है, मीडिया आज की डेट में बोलती बहुत कम है, लेकिन अगर बोल रही है तो कम से कम उसका संज्ञान लेकर ये तो कहें कि हाँ हम इस पे विचार करेंगे या करने वाले। ये कह देना कि मैं ऑयल कंपनी से बात नहीं कर रहा, तो आप पेट्रोलियम मिनिस्टर किस लिए हैं? आपका काम ही यही है कि ऑयल कंपनी से बात करना। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आप सही फरमा रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोलियम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए कंपनी से, और ये उपयुक्त समय आपको लगता है। हालांकि आपका कहना है कि मीडिया कम बोलती है, लेकिन यहाँ पर एनडीटीवी पर कम से कम जो जनहित की बातें हैं वो लगातार बोली जाती हैं, और उसी कड़ी में ये प्रोग्राम भी आपके सामने है अभी, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गर्ग साहब, आपका रुख कर लेते हैं फिर से। आप कह रहे हैं कि क्योंकि अभी वैश्विक अस्थिरता है, और जो अरब सागर, रेड सी में देखा गया, रूस यूक्रेन युद्ध, सब तमाम चीज़ें हैं। अर्थशास्त्री अभिषेक राम भी है, वो भी नज़र रखते हैं, सब समाचारों पर हम भी नज़र रखते हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरह की आदर्श स्थिति तो कभी बनेगी नहीं जो राम साहब सवाल उठा रहे हैं। और मुझे वो दौर भी याद है जब एक 4-5 साल पहले एक वो पीरियड था जब क्रूड ऑयल वैश्विक स्तर पर बढ़ते जाता था, लेकिन चुनाव में प्राइसेस कम होते जाते थे पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से। ये बड़ा अजीब संयोग है। और पिछले कुछ समय से लगातार देखें, कोविड के बाद से तो प्राइसेस कम हुए हैं 2022 के बाद से, लेकिन दाम आपके यहाँ जस के तस है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे बाकी दूसरे स्टेट्स हों। तो इसका तो आप हवाला नहीं दे सकते हैं कि अभी फिलहाल अस्थिरता चल रही है इसलिए कम नहीं किया जाएगा, आगे वैट कम होने को देखने को मिल सकता है। अब तो आपकी सरकार राजस्थान में भी और केंद्र में भी है। देखिए मनीष जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम वेट के दाम कम करेंगे, राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से हम राहत देंगे। जो हमारा कमिटमेंट है संकल्प पत्र के अंदर जो बोला है वो निश्चित रूप से करके देंगे। जो आज हमारा 2018 से पहले राजस्थान में वेट था उससे नीचे करके देंगे। जो 2018 से 2023 के बीच में जो वेट था, क्योंकि आपने देखा होगा पेट्रोल पे 26% वेट हुआ करता था, अभी 31.04 है। इसी तरीके से डीजल पे 18% हुआ करता था, अभी 19.34 के लगभग है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में कम होगा। जहां तक पूरे हिंदुस्तान की बात है, आने वाले टाइम में निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। हरदीप पुरी जी ने बोला होगा तो कुछ क्या सोच के बोला है। और दूसरा देखो, एक्साइज ड्यूटी कम करने से तो कोई फायदा है नहीं। एक्साइज ड्यूटी कंपनी से पेट्रोलियम कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं होगा। पेट्रोलियम का तो जब तक पेट्रोलियम कंपनी अपना प्रॉफिट कम करने के लिए दाम कम नहीं करेगी जब तक जनता को फायदा नहीं होगा। नहीं, आप केंद्र में आपकी सरकार है, आप भी अपना प्रॉफिट देखते हैं, एक्साइज आप भी नहीं कम करना चाहते हैं। आखिरी बार 2022 में हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल गर्ग साहब ये भी है क्योंकि कांग्रेस काल में आप आरोप लगा रहे थे कि पूरे प्रदेश को कर्जे में डाल दिया है, दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार स्टेट है। आप ये वैट कम करेंगे
तो आप कमाएंगे कहां से, जो आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं जी, राजस्थान को चलाने की? बिल्कुल उज्ज्वला मनीष आपने जी, 50 रुपए 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, उससे 1000 करोड़ रुपए का और आपको भार पड़ेगा। 1000 करोड़ का नहीं है, 1000 करोड़ का नहीं है, मैं बता देता हूँ 662 रुपए का पूरे साल का इफेक्ट आएगा। जी। 532 या 700 करोड़ के लगभग का, 1000 करोड़ का नहीं है। हाँ। दूसरा, कई ऐसे सोर्सेज है जिसमें रेवेन्यू लीकेज हो रही थी, उन लीकेज को रोक के हम राजस्थान की रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के अंदर भी क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल भरवा के राजस्थान की रेवेन्यू कम हो रही थी, तो वो रेवेन्यू बढ़ेगी अगर पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे। जैसे माइनिंग के अंदर जो रॉयल्टी वगैरह होती थी, उसके अंदर आपने देखा होगा खनन माफिया कितने सक्रिय है, या भू माफिया कितने सक्रिय है, या माइन माफिया कितने सक्रिय है, उन सब चीजों को रोक के हम हमारी रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। मतलब एक सिस्टम जो यहाँ पे जो पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान का चरमरा गया था, उस सिस्टम को चेंज करके रेवेन्यू को हम बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात ये चीज रहेगी। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि साहब पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। अरे भाई, पेट्रोल और डीजल की तो मोस्टली सरकारी कंपनियां हैं, तो पूंजीपतियों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि 2014 से आज तक का कोई सा भी मोदी जी ने वादा नहीं किया। मुझे ये बताइए, 2014 से इसके बाद में 2019 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही। जनता सब समझती है कि हमने वादे पूरे किए नहीं किए, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आता, लेकिन जनता को समझ में आता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी ने जो जो बोला है वो पूरा हमने जनता को दिया है। आज अगर 55 करोड़ जनधन अकाउंट खोले तो वो मोदी जी की जगह से संभव हुए हैं। हर घर जल के अंदर नल कनेक्शन जो आज 11-12 करोड़ जो कनेक्शन है वो मोदी जी की वजह से। आप देख लिए 2014 के पहले 3 करोड़ कनेक्शन थे, आज 12 करोड़ कनेक्शन है। तो इसी तरीके से अगर उज्ज्वला के अंदर अगर 10 करोड़ कनेक्शन दिए तो ये मोदी जी की देन है। नहीं, हमने वो पहले भी तो दौर उज्ज्वला देखा योजना के है अंदर connection ही नहीं गर्ग साहब, पिछले 5 साल पुराना जो चुनाव था 2018 का, हमने वो वक्त भी देखा है जब चाहे कोई भी स्टेट देख लीजिए आप, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जब क्रूड ऊपर जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तभी भी प्राइसेस कम हो जाते थे चुनाव के दौरान भी। और फिर कहा यह जाता है सरकारों की तरफ से कि ये तो तेल कंपनियां आज़ाद हैं, अपने प्राइसेस तय करती हैं। अभी मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह की कोई बात की नहीं कंपनियों से। वो अभिषेक राम भी वही सवाल उठा रहे हैं। तो मोटे तौर पर बात यह है ना कि अगर सरकार की वाकई इच्छा है जनता को पास ऑन कराने की, क्योंकि दोनों पेट्रोलियम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेटिव भी यही बात कह रहे हैं कि ये कम किया जा सकता है, अभिषेक राम जी भी यही कह रहे हैं कि कम किया जा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि आपका सिर्फ राजस्थान में वैट है, बात तो खैर देश भर की है, क्यों नहीं गहलोत सरकार आप पर लगातार आरोप लगा रही थी आप एक्साइज कम कर दीजिए। आप एक्साइज कम करने को तैयार नहीं होते हैं, कंपनी अपना मुनाफा छोड़ने को तैयार नहीं होती है। 47,000 करोड़ से ज्यादा का 6 महीने में मुनाफा कमाया कंपनियों ने। ये एक सही समय था, जो आप बोलते हैं अक्सर भी यही समय है, सही समय है। पिछले 1 साल में वो समय था कि जब पास ऑन किया जा सकता था ग्राहकों को। राजस्थान में 108-109 रुपए का, और गंगानगर में तो उससे भी ज्यादा का लगातार लोग तेल डलवा रहे हैं। अभी तो 1 महीना हो चुका है, नतीजे आए। ठीक है, हम फिर से एक बार रुक कर लेते हैं सिंघानिया साहब का, निश्चल जी का। सिंघानिया साहब, जिस तरह से आपने अभिषेक राम को भी सुना, और बात मोटे तौर पर यह है कि अभी जो वक्त है, क्या वाकई इतना ज्यादा अस्थिरता वाला है कि जिसको इतना ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, या फिर कुछ ढील दी जा सकती है? कि सरकार वॉच कर रही है और ये उपयुक्त समय है। मैंने आपसे कहा था उपयुक्त समय है, और 1 सवा महीने में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि 2017 में सरकार ने डेली प्राइस मैकेनिज्म लागू किया था, डीपीएम जी। उसके तहत डेली प्राइस कम या बढ़ने चाहिए थे, जैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति हो, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। अगर उसको फॉलो किया गया होता डेली प्राइस मैकेनिज्म को, तो जो क्रूड गिरने का बेनिफिट अभी डिले हो गया है वो जनता को मिल चुका होता जी। और दूसरी बात, जहां तक ये राज्यों में रेट के अंतर की बात है, हम एसोसिएशन के तौर पे हमेशा से मांग करते आए हुए हैं कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल का एक ही रेट होना चाहिए, और उसका सोल्यूशन केवल जीएसटी में लाना ही है। उससे क्या होगा कि राज्यों और सेंटर के पास ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा हर बार कि इस राज्य में ज्यादा रेट है या उस राज्य में ज्यादा रेट है। बिल्कुल, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया सिंघानिया साहब, जिस पर काफी डिबेट होती है, लेकिन कोई कंक्लूजन कभी हुआ नहीं। केंद्र हमेशा से कहते रहे कि जीएसटी में लेकर आइए, कांग्रेस सरकारें जो राज्यों में उसका विरोध करती रही। बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पर हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे आपसे, और एक दूसरी ओपिनियन भी जानना चाहेंगे अभिषेक राम से कि जीएसटी को लेकर क्या दिक्कतें हैं, और एक देश एक टैक्स जब है तो एक देश और एक तेल के प्राइसेस
क्यों नहीं हो सकते हैं। और आज मंथन हम कर रहे हैं तेल की कीमतों के खेल को लेकर। जो कंपनियां अपना मुनाफा कमा रही हैं, केंद्र सरकार अपना एक्साइज लेती है और राज्य सरकारें अपना वैट लेती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें पिछले 19 महीनों से लगातार कम हो रही हैं और अब स्टेबल हैं। उसके बावजूद आप और हमारी जेब से ज़्यादा कीमतें वसूली जा रही है। इस पर बात कर रहे हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वहीं पर अर्थशास्त्री और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो अब अभी रुख करेंगे प्रतिष्ठा यादव का कांग्रेस से। प्रतिष्ठा, जिस तरह से ब्रेक से पहले निश्चल जी कह रहे थे कि आखिर में पूरा मामला आकर जीएसटी पर फंसता है। एक तेल हो सकता है, एक कीमत हो सकती है तेल पर। जिस तरह से जीएसटी को एक राष्ट्र एक टैक्स कहा गया था, आप भी अगर मान जाते, आपकी सरकारें भी मान जाती, तो जीएसटी में आ सकता था और पूरे देश भर में एक जैसी कीमतें हो सकती थी, क्योंकि आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, क्योंकि आपको वैट से ज्यादा कमाई हो रही थी। ऐसा एक बात मुझे एक बात बताइए कॉमन सी, कि हमारी सरकार 2-3 स्टेट के अंदर है, तो हमारी सरकार के ही 2-3 स्टेट की सरकार के दबाव में ही अगर पूरा अगर इनका करने का इच्छा होती, तो क्या ये वाकई में हमारी बात पर सहमत हो जाते कि जीएसटी में नहीं लेके आना है? दूसरी बात कि 31% तो आप क्या इंतजार कर रहे थे कि कहीं भी आपकी सरकार नहीं रहे और फिर हो जाए? नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? तो इनको करना है ना। आप देखिए कि 31% का मुनाफा और फिर जनता को रिलीफ नहीं होना, ये एक बड़े घोटाले का संकेत है। नहीं, आप जीएसटी पर बात रखिए। अभी हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। ये कांग्रेस वाले हमेशा घोटाले का बात आप नहीं मानते, आप समर्थन, आप प्रतिष्ठा जी, भ्रष्टाचार तो आप राजस्थान के अंदर किया, घोटाले की बात करते हो। आप बताइए, जनता वोट देती है, जनता वोट देती है सोच समझ के। मंत्री की जेल में जा रहा है, 5 साल तक जनता को चूसा, जनता ने तीनों राज्यों के अंदर जवाब दिया आपका। घोटाले की बात करते हो। राजीव गांधी ने खुद ने कहा था, वो चीजें दोहराना चाहते हो क्या? राजीव गांधी ने बोला था कि 1 रुपया चल के 85% घोटाले में लगा देते हैं, तो वो घोटाला आप लोग करते हो। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में कोई नहीं घोटाला। वैसे के वैसे हो रही है। कैसे कह सकते हो आप घोटाले की बात? आप लगे हुए हैं केवल मेहमानों की सफाई के लिए कि भाई यहाँ पर पीएम आ रहे हैं तो जयपुर को साफ कर दो, बाकी जो आए दिन जो रेप की घटनाएं हो रही है, किसी घटना पर ध्यान है? क्या 5 साल तक क्या हो रहा था यहाँ पे? हमने तो यहाँ पे एसआईटी गठित कर दी, आते ही एसआईटी गठित कर दी, दिनेश हेमंत जी के एंटी रेवेन्यू गठित कर दिया हमने। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासन, जो हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपने 5 साल तक इस देश को, इस राज्य को गर्त में डाल दिया था। इस राज्य को जो ये अच्छी श्रेणी के अंदर था, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार में नंबर 1 कर दिया था आप लोगों ने। उसको हम सुधारने में हमें टाइम लग रहा है, लेकिन हमने तुरंत, जैसे हमारी सरकार आई है, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की है। पर बैरल थी तो हम 70 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल दे रहे थे, और जब आज अंतरराष्ट्रीय कौन से पेट्रोल दिए थे? हमने तो आपसे डिमांड की थी कि करिए वेट कम, जो 2018 के पहले जो वेट था वो कम कर दीजिए। अब हम करेंगे ना, हमारा कमिटमेंट है, राजस्थान में कम करेंगे। हमने बोला था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 1 जनवरी से कर दिया। आपने तो 5 साल तक तो किया नहीं, 5 महीने के लिए 500 रुपए का किया था। हम तो, हमारी सरकार आते ही तुरंत कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में फर्क। ठीक है, यही है, जनता को रिलीफ देती है कांग्रेस की सरकार और मुनाफा। कौन सा रिलीफ दिया? बता दीजिए ना। केवल आपने अपने विधायकों के, मंत्रियों के घर भरने के अलावा कोई काम किया हो तो बता दीजिए। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया आपने। जितने भी घोटालेबाज हैं उनको सबको जेल में डालेंगे, सबकी इंक्वायरी कर रहे हैं हम, सब घोटालेबाजों को जेल में डालेंगे हम। प्रतिष्ठा जी, चिंता मत करिए आप। क्योंकि अगर आप डालते हैं तो यूपी के अंदर आपके एक ही नाम के 2 व्यक्तियों के चक्कर में आपके नेता के वहां छापा पड़ गया था, तो उसको बचाते नहीं, उसको कर रहे कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर गुनाहगार एक समान होता है। हम हर गुनाहगार पे कार्रवाई करते हैं, हम बचाने का काम नहीं करते। लेकिन आपने 5 साल तक सिर्फ अपना घर भरा, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। जनता को राहत दी हो तो बता दीजिए आप। भ्रष्टाचारियों को तो सिर्फ डराएंगे और बीजेपी में शामिल करेंगे। भ्रष्टाचारियों को आप जेल में नहीं। इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि आपके टाइम पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? ये एक्नॉलेज कर रहे हो ना आप? ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी थे? ये एक्नॉलेज कर रहे हो ना कि आपके टाइम पे वो भ्रष्टाचार किया था? ये आप मान रहे हो? इससे ये प्रूव हो रहा फिर तो। सुनने का वादा भी रखिए, जवाबदेही भी आप अपनी निश्चित कीजिए और सुनने का वादा भी रखिए। आप जवाबदेही तो है, जवाबदेही है तो हमने तुरंत एसआईटी गठित कर दी पेपर लीक माफिया के खिलाफ। 35% का घोटाला किसकी जेब में जा रहा है? गृह मंत्री के जा रहा है
या देश के प्रधानमंत्री खा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। प्रतिष्ठा आपसे जवाब, प्रतिष्ठा जी आपसे जवाब, ये आपसे जवाब जो मांग रहे थे वो जीएसटी को लेकर था, क्योंकि सिंघानिया साहब ने बात उठाई थी अगर सारे राज्य मान जाएं, जीएसटी काउंसिल है, निश्चित रूप से फेडरल स्ट्रक्चर है, सभी राज्यों की सहमति से कोई फैसला हो सकता है, केंद्र कोई फैसला थोप नहीं सकता है। काफी दफा जीएसटी काउंसिल में बात उठी है, केंद्र ने कई बार कहा है कि अगर सारे राज्य मानते हैं, आप कम से कम ये मान सकती हैं कि आपके राज्य से हिमाचल और कर्नाटक जैसे आपके राज्य की सरकारें हैं, क्या कांग्रेस पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की पैरवी करेगी? आप इतना सा बोल दीजिए, हाँ या ना। मैं ये जानना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि हरियाणा में पेट्रोल के दाम बहुत कम है, राजस्थान में क्यों फिर नहीं? वही बात, तो आप जीएसटी को लेकर बात नहीं करेंगे क्या? कमिटमेंट कर रहे हैं साहब प्रतिष्ठा जी, और कोई दूसरी बात बोलिए। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी कमिट कर रही है कि हमारा संकल्प पत्र में जो बोला है, जो मोदी जी बोल के गए, वो निश्चित रूप से कम हो रहा है। आप तो और कोई दूसरी बात बताइए जो वो पूछ रहे हैं मनीष जी, उसका जवाब दीजिए कि आपके 3 राज्यों में सरकार है, क्या आप जीएसटी काउंसिल में रेट लाने के, पेट्रोल डीजल को लाने के लिए कम हाँ कर रहे हो क्या? मंत्री भी सो रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री और पेट्रोल मंत्री की दोनों की जवाबदेही है कि जनता को रिलीफ मिले। रिलीफ जब मिलेगा महंगाई से बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी है। गारंटी, मोदी जी की गारंटी का मतलब है होने की गारंटी, वो काम होने की गारंटी है मोदी जी की गारंटी का मतलब। आपकी तरह नहीं है, आपकी गारंटी तो फेल हो गई 10। आपने 450 के सिलेंडर की बात की है। राजस्थान के अलावा भी उज्ज्वला की बहनें हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी आपकी। 450 का वादा हमने राजस्थान में किया, कर दिया हमने 1 जनवरी से, किया है ना वादा पूरा किया हमने। तो आपने तो 5 साल खत्म होने के टाइम पे वादा पूरा किया। 500 रुपए का सिलेंडर कब दिया था? जब सरकार जाने के 5 महीने पहले हमने सरकार आते ही तुरंत 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में फर्क है। गहलोत की सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देकर आपको मजबूर किया। कब दिया था? 4 महीने। 450 का 18 लाख कनेक्शन में से 18 लाख कोई क्यों हुआ? करके इसमें भी कोई भेदभाव किया था क्या आपने? 18 लाख कोई क्यों आपने सब्सिडी दी थी? ये बता दीजिए फिर। प्रतिष्ठा जी, आपसे जो सवाल था आप उसका जवाब दे नहीं रहे हैं, और जो बात आप सिलेंडर की कर रही हैं वो निश्चित रूप से बड़ा सवाल बनता है। अगर बीजेपी राजस्थान में उज्ज्वला के तहत 450 में सिलेंडर दे सकती तो बाकी राज्यों का क्या होगा? ये खुद राज्यसभा में पूछा गया था, और हालांकि वहां पे पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई योजना है नहीं। उस पर भी जवाब लेंगे गर्ग साहब से। अभिषेक राम का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से निश्चल जी कह रहे थे कि अगर जीएसटी के अंदर लाया जाए, क्योंकि बाकी देश में तमाम चीजें अब जीएसटी के अंदर लाई गई हैं, ये एक बड़ी चीज बत्ती, आबकारी और फ्यूल, क्या अड़चन है इसमें, इसको जीएसटी के अंदर लाने में? क्योंकि आखिरकार कहा यह जा रहा था केंद्र की तरफ से भी कि बड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जो 1 नेशन 1 टैक्स की बात है, उसके तहत एक देश में एक जैसी कीमत होगी। भले ही ट्रांसपोर्टेशन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन इतनी ज्यादा कीमतों में वेरिएशन तो नहीं होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर वो काला बाजारी शुरू हो जाए। क्या उपाय है इसको जीएसटी में लाने का? देखिए, पहली चीज तो ये जो 1 नेशन 1 टैक्स है जीएसटी, मैं इस शब्द को नहीं मानता, इस लाइन को नहीं मानता जी। जीएसटी इज 1 नेशन 1 टाइप ऑफ टैक्स। ओके, इसे 1 नेशन 1 टैक्स नहीं कह सकते टेक्निकली। एनीवेज, आपको मैं जीएसटी काउंसिल कैसे काम करती है और पेट्रोलियम और डीजल जीएसटी में कैसे आ सकता है वो जरा मुद्दा समझा देता हूं। जी बिल्कुल। 2 मिनट ध्यान से सुनना। सेक्शन 9 ऑफ जीएसटी, इसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल को उस दिन से जीएसटी में लाया जाएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। तो पेट्रोल और डीजल ऑलरेडी जीएसटी किताबों में लिखा हुआ है, काउंसिल को रेकमेंड करना। अब काउंसिल रेकमेंड कैसे करती है? काउंसिल में हर स्टेट के पास एक वोट होता है। वोटिंग परसेंटेज ये है कि जो सेंटर है उसके पास 33.33% वोट होता है, 1/3 वोट होता है जी, और बाकी जो वोट है 2/3 वोट वो सारी स्टेट्स मिलाकर होती जी। और जो मेजॉरिटी चाहिए किसी भी रिकमेंडेशन को पास करने की वो 3/4 की चाहिए, 75% मोटा मोटा समझ लीजिए। तो 75% के लिए 33% सेंटर के पास है। यानी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कोई एक मुद्दा ऐसा आ जाता है
कि पूरे भारत के सारे स्टेट्स एक पॉइंट पर एग्री हो जाएं तो भी उनके पास 66.67% वोट है, यानी सेंटर की मर्जी के बिना नहीं हो सकते। सेंटर कोई भी रेजोल्यूशन, सेंटर 33.33 प्लस कुछ स्टेट्स मिलाकर कभी भी पास करा सकते हैं। कांग्रेस के पास ना तो आज की डेट में इस इलेक्शन के बाद ना इस इलेक्शन होने से पहले इतने वोट हैं कि वो जीएसटी काउंसिल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने को रोक सके। इनफैक्ट अगर दो चार और जो बीजेपी के सेंटर स्टेट जितने मिनिस्टर्स हैं, स्टेट जहां पर हैं, और एक दो स्टेट्स और जोड़ लें तो सेंटर के पास उस दिन उतने वोट्स हैं कि वो जब चाहें इसको अनाउंस कर दें। बड़ी दिक्कत की बात है कि आज तक जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे पर ऑफिशियली कभी चर्चा नहीं हुई, कभी भी एजेंडे पर यह आइटम आया ही नहीं है। सिर्फ बाहर के बाहर बात होती है कि स्टेट्स राजी नहीं है। और अगर आप पिछले उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से स्टेट्स राजी नहीं थे जब बात चली थी, तो इस पर वोटिंग आज तक नहीं हुई है। तो जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उस दिन ला दिया जाएगा या ले आएंगे जिस दिन सेंटर चाहेगा, क्योंकि इनके पास इतनी मेजोरिटी है और एक दो स्टेट्स का वोट इन्हें चाहिए। कांग्रेस ना पहले उसके पास इतने वोट थे ना आज इतने वोट हैं कि वो इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल में रोक सके। ठीक है, बिल्कुल। जी जी जी, जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। जी जी। हाँ, और जो आपने दूसरी बात कही अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो जीएसटी में नहीं आ सकता, उसके लिए सारी स्टेट से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। निश्चल साहब, जिस तरह से अभिषेक राम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कभी जीएसटी काउंसिल में इसको आइटम को लाया ही नहीं गया। बात अगर यह है कि अगर एक टैक्स रिजीम है, जिस तरह से टेक्निकली हालांकि वो अब वन नेशन वन टैक्स के नाम पर ही 2017 में आया था जीएसटी, इसको लाने को लेकर अभिषेक राम जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर जब भी सरकार चाहे तो आ सकता है, फिर क्या अड़चन है? देखिए, अड़चन यह है कि इस टाइम जो एक्साइज ड्यूटी है और जो वैट है वो मिला के जो टैक्स बनता है वो 100% से ज्यादा बनता है। और जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब है 28%। तो अगर वो जीएसटी में लाएंगे और 28% स्लैब पे आएंगे तो दाम तो 20 रुपए लीटर कम हो जाएगा। तो सरकार का, सेंटर का और स्टेट का दोनों का रेवेन्यू कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए जीएसटी में लाने में ये अड़चन है कि सरकार का रेवेन्यू कम हो जाए। अभी 57-50 करीब 56-57 रुपए बेस प्राइस है और उतने टैक्सेज 100%। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% टैक्स है और जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब 28% है। तो आप कौन सा स्लैब में डालेंगे? 28% पे डालेंगे तो नहीं, तो कोई अलग से स्लैब पेट्रोलियम के लिए क्रिएट कर दिया जाए। अगर उस तरह से हो तो कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो ये सिर्फ पेट्रोल डीजल को लेकर के इस तरह का अलग से स्लैब क्रिएट नहीं किया जा सकता है। अगर अलग से स्लैब लाना पड़ेगा तो फिर वो पार्लियामेंट से पारित कराना पड़ेगा। जी जी, नहीं निश्चित रूप से वो तो संशोधन ही होगा कानून में। सुरेश जी, अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। जी, ये स्लैब है वो 40% है, 28 नहीं है। अभी 28 लगा रखा है, 40% स्लैब है, प्लस उस पे कंपनसेशन सेस भी लग सकता है। लेकिन अगर इसको इससे ऊपर जाना पड़े तो ना केवल पार्लियामेंट से साइन होगा वो, बल्कि इंडिया की सारी स्टेट्स को अपनी जो स्टेट असेंबली है उसमें अमेंडमेंट पारित करना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है, चैलेंजिंग है, जो बहुत नहीं, लेकिन अगर उसके अगर जनता को राहत देने की बात है अभिषेक राम साहब, तो अगर इच्छा शक्ति है, जिस तरह से एक्साइज कम किया जाता है, वैट कम किया जाता है चुनाव के आसपास, क्योंकि निश्चल साहब अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि 1-1.5 महीने में प्राइसेस कहीं कम हो सकते हैं, और वो 1-1.5 महीने का इशारा साफ तौर पर हमें पता है 1-1.5 महीने के बाद क्या होना है। तो वो जो चुनाव के आसपास तो इस बार भी कम होंगे, चुनाव के आसपास तो इस बार भी कम होंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो तो सबको पता है। लेकिन मैं एक बात फिर बता रहा हूं कि अगर इच्छा शक्ति होती कम करने की तो पिछले 1 साल में कम कर दिए गए। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, अगर इच्छा शक्ति होती, आपके पास भले राजस्थान में डबल इंजन नहीं था पर एक बड़ा इंजन तो केंद्र में था ही, वो तो जनता को इस महंगाई से राहत दिला ही सकते थे। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से फायदा देंगे आम उपभोक्ता को, तो आपका इशारा निश्चित रूप से 1-1.5 महीने की तरफ है जो लोकसभा चुनाव के आसपास होगा।
मनीष भाई, निश्चित रूप से आपने कहा ना कि जनता को राहत देंगे, तो जनता को राहत हमने दूसरे रूप में दी है। आज आपने देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितना पैसा लगाया है, जो पैसा आया है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है। हमने आज हर घर जल नल के कनेक्शन दे दिए, 3 करोड़ से 12 करोड़ चले गए। उज्ज्वला योजना के अंदर 0 से 10 करोड़ कनेक्शन दे दिए। तो ये जनता को राहत ही तो है। 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दे रहे हैं, वो भी तो एक जनता को राहत है। हमने पक्के घर, महिलाओं को पक्के घर बना के दिए, वो भी एक राहत है। हमने उनको शौचालय बना के दिए, वो भी एक राहत है। रेलवे के अंदर इतना इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण किया है, वो भी एक जनता के लिए राहत है। हमने देखिए, जो एक राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपया चल के 85% करप्शन में चल जाता था, उसका उल्टा हमने 100% पूरा पैसा, जो भी पैसा कमाया है वो जनता के लिए खर्च किया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या कांडला बंदरगाह से जो ये रोडवे चल रहा है वो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो आज लखनऊ के अंदर आज जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, जो कॉरिडोर बन रहा है, वो सब देखिए वो जनता के पास ही तो गया ना पैसा। तो हमने वो पैसा जनता को किसी ना किसी रूप में डेवलपमेंट के रूप में दिया है, भ्रष्टाचार के रूप में नहीं दिया। लेकिन राजस्थान में पिछले 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया था इन्होंने, और जनता ने उसी का जवाब दिया कि तीनों राज्यों में से इनसे सरकारें छीनी है, क्योंकि इन्होंने सुशासन नहीं दिया था, इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। तो ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि जनता को हम राहत देंगे, निश्चित रूप से राहत देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता कितना ही बोल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, पर गर्ग साहब, बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ एक्साइज घटेगा कुछ रुपए, या फिर वैट घटेगा, माफ कीजिएगा, या फिर एक्साइज घटेगा पूरे देश भर में, पूरी देश की जनता को लाभ होगा? देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में हमने संकल्प पत्र में जो कमिटमेंट किया था, जो मोदी जी ने जो कमिटमेंट करके गए थे, निश्चित रूप से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, चाहे वो वेट के रूप में कम हो, या एक्साइज रूप में हो, या पेट्रोलियम कंपनी की रेटें कम करके हो, लेकिन राजस्थान में निश्चित कम होंगे। और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में भी पेट्रोल और डीजल के भाव कम होंगे। लेकिन हम जनता को राहत देते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान का विकास हुआ है, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था अगर हिंदुस्तान की आई है, तो वो मोदी जी की देन है, और जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। ठीक है, अभिषेक राम का रुख करेंगे। अभिषेक जी, एक बड़ा इसमें थोड़ा सा एक अब कहें कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी उभर कर आती है इस तरह की चीजों में, क्योंकि जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने उज्ज्वला में सस्ता सिलेंडर दे दिया, 450। राजस्थान में तो होड़ी लगी थी कि कौन 400 में देगा, कौन 450 में देता, और अगर थोड़े दिन और चुनाव चल गए होते तो बात शायद 150 रुपए तक भी आ जाती। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि राज्यसभा में जब पूछा गया तो केंद्र सरकार कह देती कि हमारी कोई योजना नहीं सस्ता सिलेंडर देने की। पेट्रोल डीजल की बात होती तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जरूर राहत देंगे। तो ये राज्यों में वहां के इलेक्शन के हिसाब से अलग ढंग से एक जो कहें कि जो चैलेंज किया जाता था बीजेपी की तरफ से, खुद फ्रीबीज किया राहत की बात को, वो वहां अलग ढंग से होगा और केंद्र के स्तर पर अलग ढंग से होगा। ये किस तरह का विरोधाभास है? देखिए, इस पॉइंट पर आंसर देना पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आई वुड लाइक टू अवॉइड इट टू एन एक्सटेंट कि रेवड़ी तो सभी बांटते हैं, कोई ए नाम से बांटता है, कोई बी नाम से बांटता है, कोई सिलेंडर सस्ते दे रहा है, कोई डायरेक्ट पैसे भेज रहा है, कोई बहनों को प्यार कर रहा है तो कोई किसानों को। आप समझ जाइए, सब जगह सब कुछ होता है, और इसका जो बेसिक बोझ पड़ता है वो मध्यम वर्ग पर पड़ता है। सारे टैक्सेस जो हैं वो सारे मध्यम वर्ग और व्यापारी भाइयों को बेसिकली ये भुगतने पड़ते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इस तरह की चीजें ना की जाएं कि एक अच्छा विकासशील या विकसित राज्य धीरे धीरे जाकर वो कर्जे में डूब जाए या मतलब बीमारू स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। हमने एक स्टेट को देखा है जो काफी अच्छा था, आज से 20-25 साल पहले उसकी कलेक्शंस अच्छे थे। आज उस राज्य पर इतना कर्जा है क्योंकि उन्होंने पानी और बिजली फ्री दी, फर्टिलाइजर्स फ्री दिए, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं फ्री चलाई किसानों के लिए, और आज उनका एग्रीकल्चर भी कुछ खास नहीं बचा और बाकी डेवलपमेंट खत्म हो गया। और आज वो स्टेट बस इतने कर्जे में है कि वो बीमारू अनाउंस करना नहीं चाहते उसको, या शायद कुछ साल बाद बीमारू अनाउंस कर देंगे।
So it is a great thought to become a socialist economy, जहां पर आप सबको मुफ्त में कुछ ना कुछ देते रहें. कोई बस के टिकट दे रहा है, कुछ सिर्फ लड़कियों को दे रहा है या वुमेन्स को देता है, कुछ बुजुर्गों को भी देता है, कुछ बुजुर्गों को घुमाने ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं कुछ. तो कहीं ना कुछ चल रहा है. खाना भी मुफ्त में मिल रहा है, इलाज भी मुफ्त में मिल रहा है. तो इस सब का बोझ जो है निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग पर पड़ता है. और आप इसको समझ सकते हैं कि ये सब योजनाएं जो हैं वो आगे चलकर स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पेक्ट करते हैं. क्योंकि जब भी इस तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो और कहीं से पैसा नहीं कटता, वो डेवलपमेंट के नाम से ही काटा जाता है और जो सारा बोझ है वो मध्यम वर्ग पर ही आ जाता है. तो इट इज नॉट अ गुड साइन, बट ऐसे सेइंग गोज एवरीवन डज इट. तो हमाम में सारे नंगे हैं, कोई पार्टी देख लीजिए आप. बिल्कुल, और ये जनता भी कहीं ना कहीं, ये रिफ्लेक्शन जनता में भी अब जा चुका है कि चुनाव आया और राहत लाया, तभी उसी के बूते अगर, हालांकि कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश है कि राजस्थान में तो कहें कि वो एक फ्रीबीज मॉडल बनाने की या फिर राहतों का मॉडल जो कहा गया, लेकिन फिर भी जनता ने दरकिनार किया. और हम भी जब चुनाव में कवरेज कर रहे थे तो लोगों का काफ़ी हद तक मानना था कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, जब तक फ़ायदा मिल जाए तब तक ठीक, और आगे का पता नहीं. इस चुनाव के नाम से ही मुझे याद आया 2018 का चुनाव, निश्चल साहब, जब क्रूड की कीमतें ऊपर बढ़ रही थी. वो गुजरात का चुनाव याद कर लीजिए, फिर राजस्थान का चुनाव और कर्नाटक का चुनाव, उसके बावजूद जो है तेल की कीमतें कम हो रही थी. और अब पिछले कुछ समय से जब लगातार कीमतें गिर रही हैं तो स्टेबल है. उस दौरान राज्यों ने अपने वैट कम करे थे और एक इंस्टेंस पे सेंट्रल ने भी एक्साइज कम करी थी मई 2022 में, जब वो गुजरात का इलेक्शन था. जी, तो मैं 2018 से पहले की बात कर रहा हूं, मैं पिछले चुनाव की याद दिला रहा हूं, 5 साल पुरानी बात है. हालांकि काफी हमने भी उसको कवर किया था कि किस तरह से जो डायनेमिक प्राइसिंग की आप बात कर रहे थे, लगातार क्रूड बढ़ रहा था, उसके बावजूद कच्चे तेल के ईंधन, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे थे क्योंकि चुनावी समय था. और उस वक्त पर फिर याद नहीं आता है, कंपनियों के ऊपर छोड़ा गया है जब सरकारें तर्क देती है. हालांकि आरटीआई लगाकर जवाब भी मांगा गया था केंद्र सरकार से, तो केंद्र ने कह दिया कि ये तो कंपनियां तय करती हैं. तो क्रूड बढ़ने के बावजूद कंपनियां पैसा घटा देती हैं, और अगर क्रूड गिर रहा है उसके बावजूद पैसा कम नहीं होता है, ये समझ से परे चीज है जनता की. उसका मैं बताता हूं वो कैसे होता है. अगर डेली प्राइस मैकेनिज्म लागू होता तो डेली जो प्राइस चेंज हो रहा है क्रूड का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके हिसाब से कुछ पैसों में तब्दीली आती डेली बेसिस पे. अब जब कंपनियां काफी लंबे समय तक प्राइस चेंज नहीं करती तो उनके पास एक बफर होता है जिसके कारण वो उस समय भी प्राइस घटा देती हैं जब क्रूड बढ़ रहा होता है, और वो डिसीजन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होता है. तो इसलिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि डेली प्राइस मैकेनिज्म जो 2017 में लागू हुआ था उसको लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया जाए, जिससे कि जनता को जब क्रूड का दाम कम हो तब उसका एकदम से फायदा मिले, और जब क्रूड एकदम ऊपर जा रहा हो तो एकदम से बढ़ा के दाम ना लिए जाएं जनता से, और उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाए. तो डेली प्राइस मैकेनिज्म एक सोल्यूशन है, लेकिन फिर उससे पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल पाएगी. जी, और निश्चल जी, एक चीज ये भी है, जिस तरह से हम अगर पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो एक बेस प्राइस जो होता है उससे 100% टैक्स तक चला जाता है. तो ये जो प्यूनिटिव टैक्स एक तरह से जनता से वसूला जाता है, कोई भी चीज का जो बुनियादी दाम है बनकर उसका कंपनी तक आने का और फिर जनता से वसूलने का, इसको एक रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तुलना करें हम दूसरे देशों से भी, तो कई देशों के, कई कमजोर देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पर तेल के दाम ज्यादा हैं. देखिए, रैशनलाइजेशन का ही सॉल्यूशन जीएसटी है. तो अगर हम और कुछ सरकार से, सेंटर से कहें कि एक्साइज कम करें, स्टेट से कहें वैट कम करें, दोनों नहीं मानेंगे. लेकिन अगर हम इसको जीएसटी में लाके एक सिंगल टैक्स रिजीम में ले आए तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है. अब सुरेश गर्ग साहब, आखिरी जवाब आपसे लेना चाहूंगा. जिस तरह से दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि रैशनलाइजेशन, कीमतों को एक ढंग से अगर स्थिर किया जाए, जनता को वाकई राहत देनी, तो एक सोल्यूशन है जीएसटी. आपकी सरकार कोशिश करेगी, अब तो डबल इंजन सरकार है और आगे चुनाव भी आ रहे हैं, क्या बीजेपी को अड़चन है या फिर केंद्र को अड़चन है इसको जीएसटी? क्योंकि जिस तरह से अभिषेक राम ने भी समझाया पूरा इसका गणित, कि कोई ऐसी बड़ी अड़चन नहीं है कि अगर कांग्रेस नहीं भी चाहे तो आप जीएसटी काउंसिल में इसको लेकर आ सकते हैं.
देखिए मनीष भाई, आपने सही बोला है कि जब तक जीएसटी काउंसिल के अंदर, जीएसटी के अंदर अगर पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तब तक पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं होंगे। बिल्कुल निश्चित सही है। धर्मेंद्र प्रधान जी जब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तब उन्होंने भी बोला था। लेकिन ये कई बार राज्यों का विषय भी हो जाता है। अभी तक जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसीजन हुए वो 100% सहमति से हुए, मतलब पक्ष विपक्ष का तो कोई मुद्दा ही रहा नहीं। तो कई राज्यों का इश्यू ये है कि साहब हमारे पास में रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका केवल सिर्फ ये है पेट्रोल डीजल में वेट का। नहीं, राज्यों के हिसाब से भी आपके पास वोट ज्यादा है जीएसटी काउंसिल में, अभिषेक राम ने समझाया। हमारे पास भी है, तो इसमें राज्यों की सहमति होना बहुत जरूरी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हो चाहे कांग्रेस के राज्य हो। इच्छा शक्ति जरूरी नहीं है, आपको नहीं लगता इच्छा शक्ति ज्यादा जरूरी है? नहीं, इच्छा शक्ति के साथ साथ देखिए दोनों रिक्वायरमेंट है। देखो राज्यों को भी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है और देश की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है। तो अब ये दोनों चीजों की सहमति के बिना वो चीजें संभव नहीं है जब तक जीएसटी काउंसिल ठीक है। अगर अब आप अचानक मनीष जी एक छोटी सी डिप्लोमेटिक जवाब देने लग गए, ठीक है मनीष जी, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने संक्षिप्त में, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये इस चीज का यहाँ बोल रहे हैं कि कहाँ हम जीएसटी के अंदर लाना चाहते हैं? क्योंकि कई बार उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, उनसे काफी समय दिया, प्रतिष्ठा को हमने जवाब देने का समय दिया, और जीएसटी पर वो भी नहीं बोलना चाहती। दिक्कत यही है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस दोनों ही जीएसटी पर नहीं बोलना चाहती और चाहती हैं कि दाम कम हो जाए, जनता को राहत मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चारों हमारे साथ जुड़े। अभिषेक राम जी, आपका विशेष शुक्रिया, आपने इस तरह से चीजों को सरल भाषा में समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया।